हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मैट्रिक का एग्ज़ाम अब समय ही नहीं बचा हुआ है। इतना कम समय है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। तो हम अभी तक आपको जितने भी गेस क्वेश्चन आपको वीडियो डाल दिए हुए हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग फिजिक्स के गेस क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आपका 6 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है आपको। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है। 1 मार्क्स मतलब एक एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो पूरी उम्मीद है कि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये पूरी उम्मीद है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा। एक क्या मतलब 2-3 क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक का जवाब देना होता है और दोनों क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से किसी एक का जवाब देना होता है। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सोच समझ के देखिएगा, ताकि क्या हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और याद करके जाइएगा 100%। ठीक है, आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। और एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये ज़रूर देख के जाइएगा वीडियो। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है, ठीक है, विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, विद्युत मोटर का क्या काम है कि वह विद्युत ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगी। इसका सिद्धांत क्या है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल का कार्य करता है। देखिए, धारावाही चालक को क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखेंगे। यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ साइड जो चुंबक हो गया, उसको इसमें धारावाही चालक को क्या है रखे हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय बल का प्रभाव। ठीक है, तो चुंबकीय बल कार्य करेगा। ठीक है, यदि चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो तब वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार एक निश्चित दिशा में घूमने लगता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद करके जाइएगा आप लोग। विद्युत मोटर क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए या सेकेंड शिफ्ट में आ जाए। चलिए अब इसके बनावट के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि विद्युत मोटर में चुंबक के दो ध्रुवों के बीच धुरी के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लिपटी रहती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आयताकार कुंडली लिपटी हुई है ना तार का। ठीक है, और चुंबक हो गया नॉर्थ साउथ। ठीक है, इस तरह से। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे चालक तार का एक छोर अर्ध रिंग पी से तथा दूसरा छोर अर्ध रिंग क्यू से जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए, एक अर्ध रिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दोनों साइड एक पी हो गया एक क्यू हो गया। ठीक है, तो दोनों जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है। अर्ध रिंग पी तथा क्यू क्रमशः ब्रोस एक्स तथा वाई से स्पर्श करते हैं और यह अर्ध रिंग कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदलने का कार्य करता है। क्या होगा, ये पी और क्यू जो अर्ध रिंग है वह क्रमशः एक्स और वाई ब्रश से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। और यह अर्ध रिंग जो होता है वह कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा को बदलने का कार्य करता है। अगर मतलब दिशा को बदलने का मतलब हो गया कि अगर वह उत्तर दिशा में है तो उसको दक्षिण दिशा में कर देगा। इस तरह से धारा बदलने का, दिशा बदलने का काम करता है कौन, पुरुष एक्स और वाई। और कब, जब पी और क्यू अर्ध रिंग उसमें टच होता है तब। विद्युत धारा बिंदु एक्स से निकलती है। विद्युत धारा क्या है, बिंदु एक्स से निकलती है। यहाँ पे आपका जो एक्स और वाई है वो कार्बन ब्रश हो गया, तो ये ब्रश हो गया इसका। ठीक है, ये जो एक्स और वाई है यहाँ पे ब्रश हो गया। इस तरह से फिगर आप बनाइएगा आप एग्जाम में। ठीक है, साफ साफ क्लियर क्लियर बनाइएगा। यहाँ पे धुरी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए इसको ढंग से और ज़रूर बना के लाइएगा। 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और ध्यान से देखिए, एकदम काफ़ी जो भी फिगर बनाइएगा आप फिजिक्स में, बायोलॉजी में जो भी बनाना होगा फिगर आपको, तो पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, कलम से नहीं बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, तो साफ साफ बनाइएगा अच्छे से। ठीक है, अब आइए कार्य विधि इसका जान लेते हैं हम लोग। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, इस कुंडली में हम लोग ये जो आपका
ये तार मान लीजिए ना यहाँ पे ए बी, ए बी सी डी, ये जो है आपका कुंडली इस तरह से, ये जो है क्या होगा, तो कुंडली की मतलब विद्युत धारा जब से प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, कुंडली की समांतर भुजाओं पर एक बल युग्म कार्य करेगा। जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके समांतर भुजाओं पर, मतलब ये ए बी और सी डी, ठीक है, समांतर भुजाओं पर क्या होगा, बल युग्म कार्य करेगा, ठीक है। ए बी समांतर जो सी डी है उस पर क्या होगा, एक बल युग्म कार्य करेगा, मतलब लगेगा कि बल है, उसमें ताकत महसूस होगा, इसको करता है, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। ए बी और सी डी दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फलस्वरूप कुंडली वामावर्ती घूमती है। पहले तो वो वामावर्ती कहने का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्ती इस तरह से, ठीक है, बाएं साइड की तरफ। आधा घूमने के बाद अर्ध रिंग और ब्रूस द्वारा धारा की दिशा उलट जाती है, क्योंकि अर्ध रिंग पी का वाई से संपर्क होता है, ठीक है, अर्ध रिंग पी का वाई से संपर्क होता है, ये जो पी है आपका वाई से संपर्क होता है, संपर्क ब्रूस वाई से होता है, और अर्ध रिंग क्यू का एक्स से ब्रूस से होता है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर के बाद कुंडली की धारा बदलती रहती है एवं कुंडली लगातार घूर्णन करती है और मोटर कार्य करना शुरू कर देती है। इसका उपयोग विद्युत पंखे में, रेफ्रिजरेटर में, जल पंप में और वॉशिंग मशीन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर का उपयोग किस कहाँ कहाँ, विद्युत पंखे में, रेफ्रिजरेटर में, जल पंप में, वॉशिंग मशीन इत्यादि में किया जाता है, इसलिए ध्यान से इसको आप देखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बता देते हैं कि इस क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको हर साल क्या मतलब एक साल बीच करके आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, जो भी बताए हैं उसको एक बार देख लीजिए और प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, हाँ, ओम का नियम और ओम का नियम का सत्यापन आपसे पूछा जाता है, और इस बार नियम, ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम, विद्युत मोटर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, 2026 के लिए, समझे। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है आपको। ओम का नियम का अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचे, ठीक है, ओम के नियम के लिए विद्युत परिपथ खींचे, और क्या कह रहा है कि ओम के नियम के लिए ग्राफ खींचे, सत्यापित करने के लिए उसका ग्राफ खींचे, ठीक है, सत्यापित करने के लिए उसको ग्राफ को खींचे, यहाँ पे देख सकते हैं भी आई ग्राफ खींचना है, और ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचना है। या आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि ओम के नियम को सत्यापित करें, ठीक है, ओम का नियम क्या है, ओम को नियम का सत्यापन के लिए जांच करें, इस तरह से तो ग्राफ बनाकर आपको जांच करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। जब भी क्वेश्चन पूछे तो ओम का नियम आप इसमें पहले ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया ओम का नियम, इसमें अगर आप लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले इसका आंसर जब भी दीजिएगा पहले लिखिएगा ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम, ध्यान से देखिए, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर ही लेना है। और चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ओम के नियम में क्या लिखेंगे कि किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होता है, बशर्ते सभी भौतिक स्थितियाँ और तापमान स्थिर रहे। कहने का मतलब है कि अचर ताप पे अगर कोई, यहाँ पर लिखिएगा क्या, किसी चालक के सिरों पर वोल्टेज, मतलब वोल्टेज उसमें प्रवाहित उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होने वाली धारा
के सीधे समानुपाती होता है, धारा के सीधे समानुपाती होता है। ध्यान से देखिए, सीधे समानुपाती होता है, समझा रहे हैं बढ़िया से, समानुपाती होता है, बशर्ते क्या होना चाहिए, बशर्ते बशर्ते सभी भौतिक स्थितियां स्थिर हो। स्थितियां और तापमान जो हो, स्थितियां और तापमान स्थिर हो। कहने का मतलब हो गया कि अचर ताप पे, अगर अचर ताप पे कोई चालक का जो वोल्टेज प्रवाहित किया जाएगा, तो उसमें जो धारा होगी, धारा उसके क्या होगी, वोल्टेज के समानुपाती होगा, मतलब सीधे समानुपाती होगा, मतलब भी समानुपाती आई आप कह सकते हैं। तो इसी को क्या करते हैं हम लोग, अगर इस समानुपाती को हटाते हैं तो जो यहाँ पे क्या आ जाता है, आई आर आ जाता है। ठीक है, इस समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पे आर से गुना करते ही आर प्रतिरोध हो जाता है। आर यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। यहाँ पे भी जो हो गया वोल्टेज हो गया। ठीक है, और आर जो हो गया प्रतिरोध हो गया, और आई जो हो गया धारा हो गया। ठीक है, भी यहाँ पे जो हो गया वोल्टेज, आई हो गया धारा, और आर जो हो गया यहाँ पे प्रतिरोध हो गया। ये बात को याद रखना है। अब इसी के लिए आपका पहला नियम क्या है कि अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचिए। ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचिए, और अगर ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए कहेगा तो आप इसी तरह बनाते हुए चलिएगा, ओम का नियम बनाइएगा, फिर उसके बाद ग्राफ बनाइएगा। चलिए ये ध्यान दीजिए, इसका परिपथ कैसे खींचेंगे। पहला जो है ए नंबर में जो है आपको परिपथ खींचना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है, पहले हम बना देते हैं फिगर, उसके बाद समझा देंगे आपको। ठीक है, आइए। यहाँ पे इस तरह से है, और ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा कि कैसे फिगर बन रहा है, और आपको भी बनाना है इसको। इस तरह से ये बनेगा, और इसको थोड़ा और नीचे कर लीजिए, यहाँ पे इस वाले लाइन को। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्ट हो गया, ये प्लस माइनस, ये जो है वोल्ट मीटर है। और देखिए ये वाला जो होगा ये मीटर से जुड़ा हुआ रहेगा, ये मीटर से, ये मीटर से जुड़ा रहेगा, ये मीटर से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी से जोड़ देना है। ठीक है, ये बैटरी से जोड़ना है इसको। चलिए, अब उसके बाद देखिए इसमें एक स्विच लगा दीजिएगा, कुंजी, तो स्विच लगा देंगे एक। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, और इसमें प्रतिवर्ती प्रतिरोध होगा, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, इस तरह से। प्रतिवर्ती प्रतिरोध होगा, ऐसे करके जाइएगा। ठीक है, से। ठीक है, ऐसे करके परिवर्ती प्रतिरोध, ये क्या हो गया, परिवर्ती प्रतिरोध। ये आपका जो ओम के नियम का परिपथ खींचा जा रहा है। ठीक है, ओम के नियम के अध्ययन के लिए ये परिपथ खींचा जा रहा है। आप समझ में आ गया बात, परिवर्ती प्रतिरोध। चलिए, आ गया। अब आगे हम लोग यहाँ पे इसके आगे का काम करते हैं। देखिएगा, ये परिपथ खींचना था, परिपथ खींच दिए। दूसरा नंबर आपका जो है कह रहा है कि
अब इसका पाठन की मतलब सत्यापित करने के लिए इसको जांच कीजिए, VI ग्राफ बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करना है हमको। अगर अगर इसका प्रतिरोध जैसे कि हम जो जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है, जानते हैं ना। तो यहाँ पे प्रतिरोध बराबर अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, V बट्टा आई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जान रहे हैं यहाँ पे। तो वही बात है यहाँ पे। चलिए हम लोग इसका जांच करेंगे, ठीक है। जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। जांच के लिए इस परिपथ का पठन करेंगे हम लोग, एमीटर का। जांच के लिए ए मीटर का पठन करेंगे, ए मीटर का पठन, ए मीटर का पठन किया जाता है, ठीक है। पठन किया जाता है। ए मीटर के पठन में क्या होगा कि धारा ए मीटर के पठन में, ए मीटर के पठन में धारा का मान क्रमशः, धारा का मान क्रमशः I1, ठीक है, I1, I2 और I3 इस तरह से, ठीक है। और विभवांतर वोल्टेज यानी विभवांतर का मान, और विभवांतर का मान, विभवांतर का मान V1, V2 और V3 पठन किया जाता है, ठीक है, एमीटर में। V3 है तो V3 है। तो प्रयोग से हम लोग क्या जानते हैं कि, तो प्रयोग से हम लोग जानते हैं, तो तो प्रयोग से आप जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है। प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर मतलब R बराबर V बटा आई होता है। तो V बटा आई होता है। तो अब क्या होगा, जब इसका पठन कीजिएगा तो इसमें हर 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 एक बार जब पठन कीजिएगा तो V आई का मान जो होता है वो क्या होता है, V बटा आई का मान अचर रहेगा, ठीक है। अचर हमेशा अचर रहेगा, कभी भी इसका मान नहीं बदलेगा। कहने का मतलब हो गया कि कभी मान नहीं बदलेगा। तो आप कह सकते हैं कि V1 बटे I1 बराबर V2 बटे I2 बराबर V3 बटे I3। इस तरह से आएगा ये प्रतिरोध का मान, ठीक है। प्रतिरोध का मान आएगा जो कि अचर मतलब क्या रहेगा, हमेशा अचर रहेगा। चलिए तो ये अचर रहता है तो इसलिए क्या होगा, मतलब अचर मतलब आर हो गया, सबको हम लोग अचर मान लिए इसको। तो अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। सादा पेज ले रहे हैं हम लोग, देखिएगा यहाँ पे ये। तो इसमें ग्राफ खींच लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए किस तरह से ग्राफ खींचना है आपको, ठीक है। इसको आई, इसको भी मान लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब इधर भी हो गया और इधर आई धारा हो गया। तो इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष मान लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है आपको, 4, 8, 16, सॉरी 12, 16, यहाँ पे 12, ठीक है, 12 और 16 इस तरह से है। यहाँ पे भी 4, 8, 12 और 16 इस तरह से पठन करेंगे। तो इस 4 और इस 4 का, ठीक है, इस 4 और 4 के सामने इस तरह से सरल ग्राफ बनेगा, सीधा ग्राफ बनता है, ठीक है। सीधा ग्राफ बनेगा, ये 12 नंबर पे बनेगा और ये 16 नंबर पे, इस तरह से ये सीधा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए। तो सत्यता इसी से हम लोग क्या आता है, ओम की सत्यता की जांच होती है। और इसमें हमको क्या पता चलता है कि एक्स अक्ष पर और धारा को वाई अक्ष पर लेकर, धारा को यहाँ पर लिख सकते हैं, विभवांतर को यानी भी को, विभवांतर को एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर और धारा को, और धारा को वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर लेकर लेकर एक ग्राफ खींचा जाए, एक ग्राफ खींचा जाए,
खींचा जाए तो यह ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त करती है। ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त करती है, सरल रेखा प्राप्त करती है। इस बात को याद रखिएगा आराम से। ये हो गया आपका ओम का नियम का सत्यापन भी हो गया, और ओम का नियम हो गया इस तरह से, समझे। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और इंद्रधनुष की व्याख्या करें। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर हम लोग किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या होगा, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, और इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और यह 7 रंग बैनी, आ, पी, नाला, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, अ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। ठीक है, याद रखिएगा, से संचित होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, पता है आपको। वर्ण विक्षेपण जब आकाश में पानी के लटके हुए बूंदों से होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। मतलब वो प्रिज्म की भांति काम करता है, वर्षा की बूंदें। ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, याद रखिएगा। जल की छोटी छोटी बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म के भांति कार्य करते हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है तथा फिर आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश के पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं और उन्हें आकाश में 7 रंगों का बैंड इंद्रधनुष के रूप में दिखाई पड़ता है, समझे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष की व्याख्या करें, तो आपको यही लिखना है और एक फिगर बना दीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है कि वर्षा की बूंद में गुजर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सूर्य के प्रकाश में यहाँ पे 2 प्रकाश का किरण लेके चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 प्रकाश के किरण लेके चल रहे हैं। तो ये जो हो रहा है इसमें प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, तो प्रिज्म के भांति कार्य कर रहा है ये वर्षा की बूंद। तो देखते हैं कि सूर्य के विपरीत दिशा में क्या होता है, लाल बैगनी इस कलर का इंद्रधनुष का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप फिगर बना लीजिए। और आज हम लोग फिजिक्स में 3 क्वेश्चन किए हैं, तो 3-4 क्वेश्चन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, वो आएगा, 100% आएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले और एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में इसका अध्ययन करके जाए और अच्छा मार्क्स लेकर आए। ठीक है, धन्यवाद।